सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। वजारत खजाना के मुताबिक सालाना महंगाई की शरह 8.6% तक बढ़ने का इम्कान है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं कह रही, ये IMF नहीं कह रहा, बल्कि हमारी वजारत खजाना का ये कहना है कि महंगाई बढ़ेगी। इसकी वजह इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें हैं उसकी वजह से जो महंगाई है उसका बोझ यहाँ भी हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हुई कीमतों का असर हमारे रुपये पड़ा है और ज़ाहिर है इसकी वजह से जो महंगाई है उसको कंट्रोल करना फ़िलहाल हुकूमत के लिए मुश्किल नज़र आता है। तो जारी माली साल के पहले 3 माह हैं, उसमें तरसीलात ज़र की अगर बात करूँ तो उसमें 12.5% का इजाफा हुआ। इस तरीके से महंगाई, जिस तरह मैंने कहा कि 8.6% शरह रिकॉर्ड की गई, लेकिन जो कल जो शरह थी वो कुछ 9 से ऊपर की हमने शरह देखी महंगाई की, जो ज़ाहिर रोज़ बरोज़ महंगाई की शरह बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कम नहीं हो रही है। करंट अकाउंट खसारा जिसमें 3.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आई वो 4% कम हो गई है। ज़राई कर्ज़ों में भी इजाफा हुआ है। बरामदात 35.2 और दरामदात 64.3% इजाफा देखने में आया है। ये 3 माह की रिपोर्ट है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, अदाद शुमार आपके सामने है, लेकिन जाहिर है जो अपोजिशन की जमातें हैं वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है। ना सिर्फ सिंध में, सिंध के कई शहर हैं, सक्कर है, लाड़काना, कराची, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है। गो कि सिंध में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज हो रहा है और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि भले उनकी सिंध में हुकूमत है, लेकिन ये महंगाई जो मौजूदा हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है, उसकी वजह से है, जिसका असर सुबह पड़ता है और सुबह मजबूर हैं कि वो जो कीमतें हैं जो चल रही हैं वो इतलाक़ पूरे सूबों में उस तरीके से किया जाए। इसी तरीके से जो PDM के बैनर जमातें हैं वो अलग एहतजाज कर रही हैं और पीपल्स पार्टी खुद बख़ातिर खुद एक एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है। पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ़ जगहों पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तहरीकें चल रही हैं, जलसे हो रहे हैं। ये मनाजिर भी आपके सामने, एक तरफ आप रिसार खोड़ों को देख रहे हैं, शहरी रहमान एक रैली से इस तरह खिताब कर रही हैं, कहीं सक्कर के मनाजिर हैं, कहीं लाड़काना के मनाजिर हैं, कराची में भी एहतजाज हो रहा है और इस्लामाबाद में भी ये एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं ये जो सूरत हाल आपको बता रही हूँ ये कोई नई नहीं है, जिसमें बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ और हमने ये देखा कि 59 पैसे का इजाफा जो कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए पिछले दिनों किया गया और ये कहा गया कि ये जो इजाफा है ये नवंबर के महीनों के बिल में, जो महीना है उसके बिल में लग के आएगा और मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। नेपरा ने एक और रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें फ़ी यूनिट ₹1.39 का इजाफा किया जाएगा और ये बिजली की कीमतें एक बार फिर बढ़ जाएगी। बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो अशिया खुदनोश हैं उसकी कीमतें तो आपके सामने ही हैं। तो महंगाई का एक तूफ़ान है जिसने आवाम को अपनी लपेट में ले लिया है। IMF से शराइत जो माननी है वो भी हुकूमत की मजबूरी है, वो माननी ही माननी है। कल हमने खबर डिस्कस की थी कि जो कर्जा मिला है, जो एक सपोर्ट मिली है सऊदी अरब से 4 अरब डॉलर की, क्या वो रुपए को मुस्तहकम करने में वाकई कोई एक लॉन्ग टर्म कोई किरदार अदा करेगा। लेकिन आज मैं बात करूँगी कि खुद वजारत ख़जाना ये कह रहा है कि सालाना इजाफा होगा महंगाई में 8.6%। वर्ल्ड बैंक जो है उसने पाकिस्तान के लिए जो शरह नमू है GDP की वो 3.4% कम कर दी है। क्या कह रहे हैं मुआशी अशारिये, इसी पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उनको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर। जब से हुकूमत आई है हम ज़ाहिर डिस्कस करते हैं मईशत की सूरत हाल को, महंगाई की सूरत हाल को, लेकिन इस एक साल में जैसा तूफ़ान आया सर महंगाई का, और जिसमें सबसे बड़ा तूफ़ान डॉलर की कीमत इतनी बढ़ी कि 175 तक डॉलर पहुंच गया, जिसकी कई वजूहात बयान की जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है महंगाई की और डॉलर बढ़ने की? देखिए, जो सबसे बड़ी अहम तरीन वजह है कि हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने रुपए की कदर को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गिराया
गिरी नहीं है। इसलिए कि अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि जो 3 साल इस हुकूमत के हैं, इसमें रुपए की कदर गिरी है 41% जी। इसी मुद्दत बांग्लादेश में गिरी है 3 से 4% और भारत में गिरी है 9 से 10%। तो अगर आलमी मंडी में तेल की और दूसरी अशिया की कीमतों का हुकूमत कह रही है कि वजह है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा रुपए की कदर गिरी, ये दानिस्ता गिराई गई है गलत पॉलिसियों की वजह से। और उसकी अहम तरीन वजह यह है कि हमने मार्च से जून 2020 को जो स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट कम किया 13.25 से कम करके 7% पे ले आए। गवर्नर स्टेट बैंक ने फखरिया कहा कि दुनिया भर में डिस्काउंट रेट में सबसे ज़्यादा कमी हमने की है। अब उनसे पूछा जाए कि क्या खुदा न खास्ता दुनिया भर में कोविड-19 में सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ था? आपने गैर ज़रूरी तौर पर उसको शरह को गिराया और सस्ती शरह सूद पर लोगों को कर्जे दिए। उन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी, उन्होंने जो है ना गैर ज़रूरी इम्पोर्ट शुरू कर दी और हमारा तिजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया खौफनाक हद तक। और जब वो बढ़ रहा था तो स्टेट बैंक और हुकूमत खामोश रहे। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अभी आपने बड़ी सही फिगर दी कि पिछले 3 महीने में जो हमारे मुल्क का तिजारती खसारा है वो 11.7 अरब डॉलर है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के दुगने से ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि अगर ये शरह बरकरार रहती है तो खुदा न खास्ता हमारा इस साल का जो तिजारती खसारा है वो 2018 से ज़्यादा होगा, जिसको आपने दिवालिया करार दिया था। लेकिन सोचने का सवाल ये है कि क्या दिसंबर 2020 में हुकूमत को और स्टेट बैंक को ये पता नहीं चल गया था कि हमारे मुल्क का तिजारती खसारा बढ़ रहा है? तो जो इक़दाम उन्होंने अक्टूबर में उठाए इंपोर्ट पर कर्व लगाने के, चाहे वो गैर मौसर हैं मगर उठाए तो सही ना, तो आपने अक्टूबर में क्यों उठाए 2021 में, दिसंबर 2020 में क्यों नहीं उठाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरा सवाल दूसरा मैं अर्ज ये कर रहा था कि रुपए की कदर मई में 152 रुपए की थी, अब वो 174 पर आ गई थी और तब स्टेट बैंक ने कुछ इक़दाम उठाए। मैं ये कहता हूँ जब 152 रुपये मई में थी और ये गिर रहा था तो स्टेट बैंक ने कौन से इक़दाम उठाए? जो अक्टूबर में उठाए वो उस वक्त क्यों नहीं उठाए? ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनका हुकूमत को भी जवाब देना होगा, स्टेट बैंक को भी देना होगा। आपने बड़ी ठीक बात की है सर। ये क्यों आपने एक बात कही कि जानबूझ के ये किया गया। अच्छा, एक वजह और जो लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो डॉलर मुंतकिल हुआ इसकी वजह से भी ज़ाहिर रुपए पे बोझ पड़ा, इस पर हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई? क्या ये भी जानबूझ के किया गया? इसको भी फ्री हैंड दिया गया कि जाता है तो डॉलर जाए अफगानिस्तान? देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, जब यहाँ कोई खराबी होती है तो हमारे दिल को भी तकलीफ होती है। सही बात। तो जब हमारे हुक्मरान है वो क्यों कहते हैं अफगानिस्तान है भाई मई से गिरा है आपका, तो वो तो अफगानिस्तान का मसला तो अगस्त में आया है ना। मई में 152 थी, वो जो गिर रहा था वो क्या क्यों था? तो ये तस्लीम कर लें, असल वजह गलत पॉलिसियाँ, नाकाबिल फ़हम पॉलिसियाँ, रुपए की कदर को गिरने देना, तिजारती खसारे को बढ़ने देना, जारी हिसाबात के खसारे को बढ़ने देना। ये आपने शरह सूद इस हद तक गिराई, क्यों गिराई ज़रा बता तो दें। जब दुनिया में कहीं नहीं तो आपने इतनी क्यों गिराई? फिर अब ये कहते हैं जी सारी दुनिया में महंगाई है तो पाकिस्तान में भी है। मुझे ये बताएं, क्या ये हकीकत नहीं है जो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, और ये सही कहा, मैंने भी चेक किया है, खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। तो अगर दुनिया में सबसे बड़ी तो बांग्लादेश के लिए भी बड़ी। डॉक्टर साहब, ये हुकूमत नहीं मान रही ना, हुकूमत कह रही है गलत है, ये रिपोर्ट ही गलत है। नहीं, वो रिपोर्ट गलत नहीं है, इसलिए कि मैंने उन मुल्कों के फिगर मैंने निकाली कि वो जो बता रहे हैं हमारी अफरात ज़र कितनी है और हमारी हुकूमत जो कह रही है, तो पता ही चला कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई है। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक को भूल जाएं जो आज़ाद शुमार है नंबर 1। मैं आपसे एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बिजली की सनत और तिजारत में जो नर्ख हैं वो पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं। क्यों है भाई, हमें बता तो दें। फिर वो ये कहते हैं जी हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें सबसे कम हैं, ये भी गलत है। डीजल की कीमतें जो है बांग्लादेश में और श्रीलंका में पाकिस्तान से कम है आज भी। मैं ये कह रहा था हमारा मुल्क के गलतियाँ मान लें कि ये पॉलिसी में गलती हो गई है, अब हमें ठीक करना है, अब हमको हकीकत बताएं। अगर आप लीपापोती करते रहेंगे तो ये तो कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं जो आप जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अब आप ये देखें कि हम IMF से हम मुज़ाकरात कर रहे थे जून में, हमने कहा ये अक्टूबर में करेंगे, हम मईशत को ठीक करके लाते हैं। इस दौरान में ठीक करने गए थे, जितनी तबाही इस मुद्दत में आई है जुलाई से अब तक, तो अब IMF ने ये कहा कि जनाब हम आपको एक किस्त देंगे $500 मिलियन की। आपका जो तिजारती खसारा है वो तो $3.5 अरब महीने का पड़ रहा है। आपका जो रुपए की कदर है वो तेजी से गिर रही है। तो ये इतना बड़ा $2 अरब हमारे गिरे हैं 15 दिन में रिजर्व स्टेट बैंक के। तो
IMF ने ये कहा कि जनाब ये जो आपके रिजर्व 2 अरब डॉलर गिर गए, आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है, तो मेरे 500 मिलियन डॉलर की किस्त या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दे दूंगा तो 1 बिलियन से क्या होने वाला है? सही। उससे तो आपका रुपया कितना रहेगा, आपकी मईशत ठीक नहीं होगी, मईशत बहरान पे जाएगी। तो आप ऐसा करें, कहीं पैसों का इंतजाम करें। हम हंगामी तौर पर भागे हैं, ये बात गलत कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ताल्लुक है। मैं आपको बताऊं, पहले वाशिंगटन जा रहे थे वजीर खजाना, उन्होंने यहाँ सऊदी सफीर से मुलाकात की। जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने उसके सऊदी अरब के वजीर से मुलाकात की। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए, शौकत तरीन साहब मुज़ाकरात IMF से छोड़ के वहाँ गए और हमें पैकेज मिल गया। अगर ये पैकेज नहीं मिलता, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये पैकेज 3 अरब नकद मिला है। अब मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ, 3 अरब पैकेज मिला, उधार तेल मिला, सऊदी अरब, उसके बाद IMF ने आपकी किस्त रिलीज कर दी, उसके बाद ये मजीद कर्जे लेने के लिए भागेंगे। मैं आज आपको लेकिन सर वो आपने बिल्कुल सही बात की, शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर ही चल रहे हैं, इनकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा ना कि जब कंट्रोल करना था उस वक्त नहीं किया। आज ये सूरत हाल है कि हुकूमत ने बजट बनाया 152 पे, आज डॉलर 175 पे, 73 पे, चले 72 पे, ये कैसे पूरा करेंगे? फिर वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि GDP की शरह नमू है वो 3.4% कम हो गई है। अब हमारा टारगेट था जी GDP की शरह नमू का 4.8%। हम कैसे पूरा करेंगे जब हमारे टारगेट मीट नहीं होंगे? हमारा डॉलर आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी जो टारगेटेड्स हैं वो उसी डॉलर के रेट पर हैं, फिर ये कैसे होगा, मीट कैसे होगा टारगेट? नहीं, मैं आपको 2 बातें बता दूं। आपने अहम नुक्ता उठाया, बहुत अहम नुक्ता उठाया। आज हमारे बेशतर माशी इशारिये 2018 से खराब हैं, जिसको आपने दिवालिया करार दिया था। सही बात। उससे आज खराब है बहुत से। लेकिन एक तो आपने नुक्ता बड़ा बताया 152 रुपए का बजट का। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, उसमें ये लिखा था बजट में कि हम 610 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की हद में लेंगे। लेकिन रुपए की कदर गिरा के वो इतने बढ़ गए कि ये 610 अरब रुपए का मतलब था 50 अरब रुपए महीना आप पेट्रोलियम लेवी आवाम से लेंगे। लेकिन रुपए की कदर गिरने से इतने बढ़ गए कि आपने वो 50 अरब नहीं ले रहे, आप 13 अरब ले रहे हैं। इसका मतलब 135 अरब का ये झटका लग गया, जो बजट खसारा भी बढ़ेगा, नंबर 1, या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, नंबर 1। दूसरा ये था कि बजट में ये कहा गया था कि सूबे 570 अरब रुपये फाजिल देंगे, हुकूम खर्च नहीं करेंगे, ताकि हमारा बजट खसारा कंट्रोल में हो। अभी जुलाई आई नहीं थी, सूबों ने जो है झटका मारा 555 अरब रुपए का, उन्होंने फाजिल नहीं दी। तो हमें ये भी पता है कि 555 अरब रुपए का वो झटका लग गया। उसके बाद ये आपने उसका बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि कर्जे 27 अरब डॉलर के कर्जे इस हुकूमत के दौर में बढ़े हैं जी। 3 सालों में जून तक 82 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात आई। 82 अरब डॉलर, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 16 अरब डॉलर ज्यादा थी। 27 अरब 82 अरब ये हो गए। IMF ने कोविड-19 की वजह से हमें 4.2 अरब डॉलर के कर्जा दिया। उसके बाद आपने G7 ने ये कहा कि आपके कोविड की वजह से आप हमें कर्जे वापस नहीं करें, मोहलत दे दी। इसके बाद सऊदी अरब से पैकेज लिया, अब IMF से लेंगे, इसके बाद नए कर्जे लेंगे। तो कौम को ये तो बता दी ये पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि तो कोई प्रोजेक्ट तो नहीं बन रहा। आप मुझे बता दीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाओ। तो हाल मतलब समझ में हमें ये आया कि कर्जा जो लिया जा रहा है वो पिछला कर्जा देने में दिया जा रहा है, पॉलिसीज कुछ नहीं बन रही। सर मुझे बस आप ये बताइए कि इतनी ख़राब सूरत हाल हमारे सामने है और आगे भी हमें कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जो आखिरी बजट पेश करेगी हुकूमत अपना, ज़ाहिर है जो अब बजट होगा वो आखिरी बजट होगा, वो क्या होगा, वो क्या पेश करके जाएगी? जो अगली जो हुकूमत आएगी वो यही कहते हुए सारे साल गुजार देगी कि इन्होंने तो इतना बड़ा गर्क कर दिया कि हम कैसे संभालें मईशत को? देखिए, पहली बात ये थी कि अभी जो सूरत हाल वो ये नहीं है, इससे ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो मुझे आज हुकूमत की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो ये कहेंगे कि जी ये जो पिछली तबाही बर्बादी थी उसको ठीक करने में हमें 5 साल लग गए। शुरू में हमारा ख्याल था कि बर्बादी कम है, बाद में पता लगी बहुत ज़्यादा है। ये कहानी सुनाई जाएगी। मगर एक सिंपल सवाल पूछ लें कि मई में अगर आपका रुपए की कदर गिरी है तो उसका पिछली हुकूमत से क्या ताल्लुक है, खुदा के गज़ब से डरें। तो दूसरी बात मैंने अभी नहीं बताई थी, वो भी आपको बता दूं कि पिछली हुकूमत के 5 बरसों में जो हमारा सर्कुलर डेट बढ़ा था वो बढ़ा था 1123 अरब रुपया 5 बरसों में। इन्होंने कहा था हंगामी बुनियाद पर हम इसको कम करेंगे, वजूहात दूर करेंगे। इनका 3 बरसों में 1153 अरब बढ़ गया, यानी जो उनका 5 साल का था इनका 3 साल। लेकिन अब इन्होंने सोच लिया है कि अब इस दौरान में तो ठीक नहीं करना, हमें आइंदा भी IMF के पास जाना है, ये भी फैसला हो गया। अब ये है कि स्ट्रेटेजी ये है कि हम ये कहेंगे कि जनाब बर्बादी बहुत थी, 70 साल की थी, ये 5 साल में ठीक नहीं हुई, आप इस बात को समझें। और मीडिया का माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि फोकस जो है वो सियासी तकरीरें हैं,
उन पर हम बहस करते हैं। सही ये कह तो रहे हैं मैंने में चंद बातें बताई। अगर ये आवाम को बताया जाए कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, ये जो 27 अरब और 82 अरब रहे, ये पैसा जा कहाँ रहा है, एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है क्या, कहाँ जा रहा है, ये तो बताएं ना। इसलिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, IMF के कर्जा मिलने के बाद, सऊदी पैकेज मिलने के बाद ये दोबारा नए कर्जे लेने जाएंगे, बिल्कुल वाज़ेह है। तो हाँ, अब दूसरी एक जो गलत बात है, मैं उसकी आपको वजाहत कर दूं। जी सर। ये जो कहते हैं कि जी हमने कर्जे लिए पुराने कर्जों को उतारने के लिए, इसलिए कर्जे बढ़ रहे हैं, ये झूठ है। आप मेरी एक बात याद रखें, मैं अगर आपसे 1 लाख रुपया लूँ और उसको वापस करने के लिए कहीं और से कर्जा लूँ, तो कर्जा तो अदा होगा मगर कर्जे बढ़ेंगे नहीं। कर्जे बढ़ रहे उस वक्त हैं जब 1 लाख वापस करने के लिए आप 3 लाख के कर्जे लेते हैं, उनमें से 1 लाख वापस करते हैं। सवाल ये है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। असल सवाल ये है, जब कोई मंसूबे नहीं शुरू किए जा रहे तो वो पैसा हुकूमत को बताना होगा कि ये किस तरह की पॉलिसीज़ हैं। कर्जा उतर भी नहीं रहा, कर्जा लिया भी ज़्यादा जा रहा है, तो बीच का पैसा कहाँ जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिराना राय का बहुत शुक्रिया। आवाम को भी अपनी आंखें खोलनी होंगी। ये एक गोरख धंधा है जिसमें हुकूमत उलझा रही है पूरी आवाम को, लेकिन हुकूमत को जवाब ज़रूर देना होगा कि क्यों, जो सवाल उठाया है अभी शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने कि मई में जो डॉलर के रेट गिरे वो क्यों गिरे, क्या वजह थी, शरह सूद को क्यों गिराया गया। इस पर हम आने वाले प्रोग्राम्स में फिर बात करेंगे। लेकिन बड़ी अहम तवज्जो एक मामले पर मैं आपको दिलवाना चाहती हूँ, और वो मामला है फेसबुक का। जी हाँ, फेसबुक बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट है जिस पर बहुत ज़्यादा आवाम जिसको यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है। इसका नाम फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने अब चेंज कर दिया है। जी हाँ, बड़ी हैरत अंगेज़ खबर थी मेरे लिए भी ये, और जब नाम सामने आया तो अभी तक मैं उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, मीटा है कि मेटा है। ज़ाहिर है वो मीटा ही होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि बताया ये जाए कि फेसबुक का नाम मीटा क्यों रखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो फेसबुक और उसके बैनर तले इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है उसके नाम तब्दील नहीं किए जा रहे, बल्कि उनकी एक पेरेंट कंपनी का नाम है जो ये रख दिया गया है। और इससे कबल भी पेरेंट कंपनी जो थी उनको फेसबुक ही कहा जाता था, लेकिन अब ये फेसबुक मीटा होगा और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है इसी छतरी के बैनर तले काम करेंगे। ये क्यों हुआ है, ज़रूरत थी। ज़ाहिर है इसका सबसे बेहतर जवाब तो मार्क ज़करबर्ग ही दे सकते हैं, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। इबाद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। इबाद, आपके जहन में क्या बात आई, क्योंकि आप टेक्निकल टर्म्स को मुझसे या किसी भी आम शख्स से ज़्यादा जानते हैं कि जब डिजिटल मीडिया के दौर में रहते हैं, हमारी सारी चीज़ें सिमट के हमारे मोबाइल में आ गई हैं और हम सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, उस पर इन्हिसार करते हैं, सारा डाटा हमारा उस पर होता है। अचानक सुबह उठ के मुझे पता चले कि जी फेसबुक का नाम मीटा हो गया है, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होता है सार्फिन का? आपका क्या रद्द-ए-अमल था? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए। देखिए जी, जब मैं भी ये नाम मैंने सुना था और इसके बारे में काफ़ी सारी डिस्कशन जब हो रही थी, तो मुझे भी थोड़ा सा शॉक हुआ कि एकदम से फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया एज एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज मेटावर्स। तो असल में मेटावर्स में इन्होंने जो अपनी इंट्रोडक्शन दी है उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम लोग फेसबुक का जो नाम है ये तो चेंज कर रहे हैं, इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च कर रहे हैं कि AI और वर्चुअल रियलिटी को जो है तो उस जैसे या उन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें उन बजाय मार्क ज़करबर्ग के हम जो जितने भी हमारे यूजर्स या जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जो फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं उनको मजीद करीब लेके आएंगे। लेकिन इसके बरक्स जितने भी माहिरीन हैं जो इसको इसका जायज़ा ले रहे हैं और इस पर उन्होंने काफ़ी सारी तहकीक भी की है और काफ़ी सारी उस पर कयास आराइयाँ भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। जो सबसे बड़ी कयास आराई में से एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि पिछले दिनों फेसबुक को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने एक ये इनिशिएटिव लिया कि इस नाम को चेंज किया जाए और फेसबुक को अंडर अ पेरेंट कंपनी जो है तो इंट्रोड्यूस किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो फेसबुक की हिस्ट्री में डेटा से रिलेटेड काफ़ी सारे रेगुलेशंस जो हैं तो वो उसकी वायलेशन, यही तो असल सवाल है ना, सॉरी टू कट यू बात, यही तो असल सवाल है कि ये जो इल्ज़ामात फेसबुक पर लगते रहे कि फेसबुक डाटा हैकिंग और डाटा चुराने के हवाले से, और उसको कभी नहीं मानता था फेसबुक का यही स्टेटमेंट आता था कि जो ये शेड्यूल मेंटेनेंस है जिसकी वजह से वेबसाइट्स जो हैं वो बैठ गई हैं, क्लैप्स कर गई हैं, नहीं चल रही हैं। तो सिर्फ नाम चेंज करने से या कारकर्दगी पर भी फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं जी, देखें, नाम चेंज करने से तो इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ नेम, काम वही का वही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन मतलब फेसबुक की जो एक्टिविटी है, जो फेसबुक एक्टिविटीज करता रहता है। बल्कि
इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करता चलूँ कि फेसबुक ने सिंस इंसेप्शन काफ़ी सारी कंपनीज को खरीदा भी है, टेक ओवर भी किया है, एक्वायर भी किया है, जिसमें एक सबसे बड़ी कंपनी आपकी इंस्टाग्राम है, उसके बाद व्हाट्सएप है, फिर इसी तरीके से हम मीम्स एंड जिफ्स भेजते हैं, उसके लिए एक और कंपनी उन्होंने एक्वायर की। तो फेसबुक ने अब तक तकरीबन 90 कंपनीज को एक्वायर किया है, जिसकी वजह से फेसबुक का जो डेटा रेगुलेटरी पॉलिसी है वो कभी कभी हम लोग देखते तो हैं कि बड़ा एक होलिस्टिक और बड़ा एक रिजिड डेटा पॉलिसी है, बड़ा जामे डेटा पॉलिसी, लेकिन जब हम फेसबुक की जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका एक सबसे बड़ी एग्जांपल है फेसबुक की, जिसके बेसिस पे यूएस के इलेक्शंस में काफी ज्यादा जो है तो इंटरफेरेंस हुई थ्रू फॉरेन कंट्रीज। तो ये सारी चीजें जब हम इनको देखते हैं और इस पे जब हम इस तरीके से फेसबुक के इस एंगल को देखते हैं, देन इनके नेम चेंज को देखते हैं तो हमें बिल्कुल अलग अलग मामला नजर आता है। बादशाह, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी थी, को हम कभी इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में और उस पर मजीद भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि नाम तब्दील करने से काम तो तब्दील नहीं होगा, काम तो वही रहेगा। बेहतर ये होगा कि मार्क ज़करबर्ग अपनी इस वेबसाइट को बेहतर करने की कोशिश करें, जो कि कहा जाता है लेकिन होता नहीं है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद भी इशूज़ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द नाजरीन। बीजेपी ने जब से भारत में इक़्तिदार संभाला है तब से हर गुजरते दिन के साथ भारत में इस्लामोफोबिया की शिद्दत में हमने तेजी से इजाफा देखा। हर गुजरते दिन के साथ वहाँ के मुसलमानों के लिए आज़ादी से सांस लेना, बोलना, अपनी राय का इजहार करना मुश्किल हो गया है। जब से बरे सगीर आज़ाद हुआ है तब से भारत में बसने वाले मुसलमानों की भारत के साथ वफादारी पर सवाल उठाया गया है। चंद रोज कबल जब पाकिस्तान ने भारत को क्रिकेट के मैदान में शिकस्त दी, तब से भारतीय मुसलमानों के खिलाफ इल्जामात, पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ। भारत की शिकस्त का जिम्मेदार भी वहां के इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी को करार दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में सिर्फ एक खिलाड़ी मुसलमान है, जिसके ऊपर सारा हार का मलबा गिराया गया। सोशल मीडिया पर शामी को गद्दार करार दिया गया और कहा गया कि शामी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जानबूझकर स्कोर दिया। पाक भारत मैच के बाद पंजाब में बसने वाले कई कश्मीरी तलबा पर बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। ये कोई नई बात नहीं, जब भी पाकिस्तान जीत अपने नाम करता है श्रीनगर में जश्न होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाने के इल्ज़ाम में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 7 अफराद पर मुकदमा दर्ज किए गए। नाजरीन, उनमें से 4 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ बगावत के कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैच के बाद भारत में बसने वाले बेशतर मुसलमान तलबा ने तशद्दुद का सामना किया। भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया को रियासती सपोर्ट हासिल है। बीजेपी के गुंडों और इंतहा पसंदों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। भारतीय टीम ने मैच शुरू होने से कबल ही अमेरिका में बसने वाली कम्युनिटी के लिए तो घुटने टेक दिए और ब्लैक लाइफ मैटर में हिस्सा लिया, मगर अपने मुल्क में जारी इंसानियतों की खिलाफ वर्जियों, अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद कार्रवाइयों पर वो खामोश रहते हैं। भारतीय मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाने वाले सिर्फ वहाँ के अवाम नहीं, वहाँ की आम जनता नहीं, बल्कि गौतम गंभीर, वरिंदर सहवाग जैसे मशहूर पढ़े लिखे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्होंने ट्विटर के जरिए मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाए। क्या भारत में बसने वाले मुसलमान क़यामत तक अपनी वफादारी चीख चीख कर साबित करेंगे? क्या हमेशा उनको पाकिस्तान जाने के ताने दिए जाएंगे? गांधी का भारत ऐसा तो नहीं था। मोदी के बाद तो भारत सेक्युलरिज्म के नाम पर एक धब्बा बन चुका है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर हारिस नवाज साहब, दिफाई तजियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। हारिस साहब, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है, हमने तो यही सूरत हाल देखी है, लेकिन अब तो हद ही हो गई। कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी है। अब खेल के मैदान में अगर कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान ने और उस पर वो लोग खुश हो रहे हैं, तो उन पर भी गद्दारी के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। देखें, बात यह है सुमैया कि इनको पाकिस्तान फोबिया हो चुका है। ये कोई ऐसा मौका हासिल नहीं जाने देते जहां पर वो पाकिस्तान बैशिंग ना करें। आप बताएं, खेल के मैदान में अगर तुम्हें इतनी बुरी तरह इब्तदा शिकस्त हुई है और 10 खिलाड़ियों ने तुम्हें शिकस्त दी है, तो उनका गुस्सा आप कश्मीरी नौजवानों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर क्यों निकाल रहे हो? आपने करना तो अपनी टीम के बारे में बताए। उसके बेचारे शामी को उन्होंने बुरा हाल कर दिया बातें कर कर के। एक वो हिंदुस्तानी मुसलमान है,
क्रिकेट में है, क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, स्कोर भी बढ़ता है, पर इस जिज्जा पे कि आपके वहाँ पर उसके बाद कश्मीरी नौजवान आप देखें 3 स्टूडेंट्स को और एक टीचर हैं लेडी, उनको भी उनके खिलाफ मुकदमा बना दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्यों अच्छे अल्फाज के, ये सेलिब्रेशन क्यों की पाकिस्तान की जीत। हर एक को अपनी आज़ादी राय है कि वो क्या आज़ादी करता है। ये उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इंडिया के खिलाफ बगावत कर दी, उन्होंने एक अच्छे प्लेयर की, अच्छी टीम की उन्होंने तारीफ की है। तो लेकिन बात ये कि ये वहाँ पर आरआरएस की जो आइडियोलॉजी है, यही लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया के सामने बात की है कि ये आरआरएस की आइडियोलॉजी और ये 4-5 हिंदू इंतहा पसंदों का टोला, दहशत गर्दों का, नरेंद्र मोदी इनका लीडर है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोवाल है, ये सारे मिल के इंडिया को एक तबाही की तरफ जा रहे हैं। जो इंडिया का अपना तशख्खुस था एज ए सेकुलर स्टेट, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब दुनिया इनको समझती है। सिर्फ इनकी खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका को और यूरोपीय ममालिक को इनकी ज़रूरत है चाइना के खिलाफ। अभी क्वाड ग्रुप बना है, उसके बाद कभी वो आपको साउथ चाइना सी में, फिर एक फ़ौज की कंडीशन ये है कि सिर्फ औरतों, बच्चों, बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं, उनको बैलेंस करके ब्लाइंड कर सकते हैं। चाइनीज से डंडे खा खा के ये मरते हैं और इनको शर्म नहीं आती, उनको पकड़ के लेके जाते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला नहीं करते। हमने उन और ये 27 फरवरी को 2019 को भी दिखा दिया कि आपको हम क्या करेंगे। झूठे इतने हैं, बिल्कुल ये झूठ तो सबके सामने, लेकिन हमने पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से दुनिया नहीं बोलती है। पॉइंट टेकन सर। तो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर और अभी हम बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद सुपर पावर अमेरिका ऐसी क्या सियासी खिचड़ी बना रहा है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े इल्ज़ाम, बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी मीडिया ने ये इंकशाफ किया कि बाइडेन हुकूमत ने कांग्रेस को बताया कि अमेरिका अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान के साथ एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मुताल्लिक मुज़ाकरात कर रहा है और जल्द एक मुआहिदा भी तय पा जाएगा, जिस पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से दो टोक अल्फाज में इसकी तरदीद की गई कि ऐसा कोई भी मुआहिदा ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। दाइश करासा ग्रुप जो कि अफगानिस्तान में दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है। अक्टूबर के महीने में दाइश ने अफगानिस्तान में 4 बम धमाके किए जिनमें कई अफराद जाँ बहक और बेशतर जख्मी हुए। दाइश की जानिब से 2 शिया मसाजिद को जुमे के रोज़ निशाना बनाया गया। दाइश अफगानिस्तान और तालिबान के लिए नाज़रीन एक नासूर बन चुका है। दाइश की जानिब से अफगान तालिबान के रहनुमाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। दाइश के खिलाफ ऑपरेशंस पर अमेरिका की जानिब से तालिबान को मदद की पेशकश भी की गई, जिसे तालिबान ने साफ अल्फाज में रद्द कर दिया कि हम दाइश का मुकाबला खुद कर सकते हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक इजलास किया जिसकी मेज़बानी ईरान ने की। इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने शिरकत की। इजलास के दौरान ईरान ने अमेरिका पर दाइश को सपोर्ट फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया। ईरानी नायब सदर ने कहा कि अमेरिका अपनी प्रॉक्सी फोर्स दाइश के जरिए अफगानिस्तान में हालात को ख़राब कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ईरान ने इल्ज़ाम आखिर किस बुनियाद पर लगाए, दाइश को किस किस की सपोर्ट हासिल है, क्योंकि ये तो वाज़ेह है कि दाइश को भारत की सपोर्ट हासिल है और इसके सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। क्या अमेरिका भी दाइश को तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? इन इल्ज़ामात की बुनियाद है क्या? क्योंकि अमेरिका के मुताबिक दाइश उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और 6 माह के अंदर दाइश मगरबी ममालिक में कोई हमला भी कर सकता है। और नाज़रीन अमेरिका कह चुका है कि दाइश की मौजूदगी अगर अफगानिस्तान में पाई गई तो फिर अमेरिका दोबारा से अफगानिस्तान में ड्रोन हमले कर सकता है, यानी कि उसको एक जवाब चाहिए। तो किस तरफ जा रही है ये तमाम तरह सूरत हाल आरिफ साहब से बात करेंगे। आरिफ साहब, ज़ाहिर दाइश का वजूद एक ऐसा वजूद है जिस पर पाकिस्तान को भी तशवीश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी इस पर कई बार बात कर चुका है। पाकिस्तान ये कह चुका है कि दाइश जो कि कर सकता है हमला, करता रहा है माजी में। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आपको लग क्या रहा है कि ईरान ने जो अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया, क्या वो दुरुस्त है? देखें सुमैया, ये पहले ये देखें कि दाइश को किसने बनाया, किसने फंडिंग की, किसने इसको परवान चढ़ाया और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया। आई थिंक ये बड़ी चीज़ें क्लियर हैं, जिसमें इजराइल भी शामिल है। आई स्टिल फील कि इसमें अमेरिका की भी सीआईए की सपोर्ट है। अदरवाइज सीआईए इसको कौन लेकर आएगा? मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मीन्स के दे आर सर्विंग समवन वन एजेंडा। और उसके ज़ाहिर है कि इंडिया के थ्रू जो भी मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया इनका मेन सपोर्टर है, जो दाइश को वहाँ पनपने की
कोशिश करा, लेकर भी आया और उनकी मदद भी कर रहा है। अगर अमेरिका वहाँ पर चाहता है कि दाइश को के लिए पाकिस्तान यूज़ करेगा तो कभी भी पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं होगा, ना वो अमेरिका कर सकता है। अगर दाइश को ये वाकई ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी फोर्स ट्रेंड उनको काउंटर करने के लिए वो है तालिबान की। अमेरिका को चाहिए कि उनको वेपन एमुनिशन, उसके बाद टारगेट लोकेशन दें, उसके बाद उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करें ताकि वो इस दाइश को हमेशा के लिए ख़त्म करें और साथ ही साथ अल-कायदा को भी ख़त्म कर सकें। द प्रॉब्लम इज कि अमेरिका अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता। बी वेरी क्लियर अबाउट। अगर वहाँ पर अमन हो जाएगा तो उसमें पाकिस्तान को और इस खत्ते के ममालिक को मैनीफोल्ड फ़ायदा होगा। सेंट्रल एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी, चाइना अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना लेगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा, क्योंकि ये जब वहाँ अमन होगा इसका मतलब वहाँ पर दाइश और टीपीपी और ये जितने ग्रुप जो हैं स्प्लिंटर ग्रुप वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ हमारा सीपैक मंसूबा जो है वो कामयाब हो जाएगा, गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ये वो नहीं चाहते, इसी के लिए तो वहाँ पर आए थे। अमेरिकन आपके ख्याल में 300-400 अलकायदा के लोगों को मारने तो नहीं आया था ना। दे हैड ग्रैंड डिजाइन। वो सेंट्रल एशिया के माउथ पर आके बैठ गए अफगानिस्तान में, चाइना को मॉनिटर कर रहे हैं, ईरान को मॉनिटर कर रहे हैं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को। ये उनका डिज़ाइन है। आई थिंक अभी वो पाकिस्तान को अननेसेसरी इन्वॉल्व करना इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान की और तालिबान की मिसअंडरस्टैंडिंग हुकूमत की हो जाए, तालिबान पाकिस्तान नाराज़ हो जाएं, वो इंडिया को बुलाएं अपने ट्रेनिंग के लिए, मदद के लिए, और फिर वही सिलसिला टीपीपी का और इंडियन के रॉ। लेकिन देखिए हारिस साहब, असल मसला तो खुद अफगानिस्तान के अमन का भी है ना, बाद में बाकी खत्ता मुतासर होगा। देखिए यही बात है। तो अगर अमेरिका इंटरेस्टेड है तो आपने उनको जो $9 बिलियन के फंड रिलीज की, फ्रीज किए, आप वो उनको रिलीज दें। लेट देम बी इकोनॉमिकली वायबल। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बन जाएगी, तो वो फिर दाइश को भी सॉर्ट आउट करेंगे, वो अलकायदा को भी करेंगे, वो टीटीपी को भी निकालेंगे। यही है। और आपने कितना एक मुल्क को तबाह करके रख दिया पिछले 4 डेकेड से, 4 दिहाइयों से, और आप उस मुल्क को छोड़ के चले गए और आप ना आपने उनका पैसा भी रोक लिया, आपने उनकी ह्यूमैनिटेरियन जो मदद थी वो भी रोक ली, आपने उसके यूनाइटेड नेशन भी खामोश हो गया, यूरोपियन यूनियन भी नाराज होगी। नेटो और अमेरिका की मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो इस मुल्क को रीबिल्ड करें, जिस तरीके से उसको तबाह करके गए हैं, उनकी नस्लें तबाह कर दी हैं। इसको सिर्फ तमाशा नहीं देखें, और साथ पाकिस्तान को और दूसरे मुल्कों को मजबूर कर रहे हैं कि जी आप भी इनको ना करें ताकि ये भूखे मरे, और भूखे मरेंगे तो ज़ाहिर है क्या करेंगे, दे विल फॉल टू द प्रे ऑफ इंडियन बेट्स, जिसमें वो पैसा देंगे और फिर वही तालिबान वहाँ पर आ जाएंगे, तहरीक तालिबान। तो ये डिज़ाइन हैं जिसकी वजह से तो पाकिस्तान हुकूमत बहुत गहरी नज़र रखे हुए, आई एम श्योर कि पाकिस्तानी मफाद में फैसला किया जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच की बात करते हैं। इससे पहले जो दोनों मैचेस हुए, चाहे वो इंडिया के साथ हो या फिर न्यूजीलैंड के साथ, ज़बरदस्त फतह हासिल की पाकिस्तान ने, लेकिन बार बार माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल हल्का न लें। बेहतरीन टीम जो है वो बन के सामने आई है, उनके बॉलर्स के अटैक बड़े ख़तरनाक हैं। तो आज कैसी तैयारी है हमारी टीम की, और क्या वाकई आज पाकिस्तान जीत की हैट्रिक करने के लिए तैयार है, इसकी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा है खुसूसी बराए खेल एजाज वसीम बाकरी। एजाज, ये बताइएगा कि ज़ाहिर बड़े मशवरे दिए जा रहे हैं पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को कि भाई आप ज़रा जम के खेलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा स्कोर भी करना है और जमना भी है, क्योंकि बाउलिंग अटैक बड़ा खतरनाक है अफगानिस्तान का। कैसी तैयारी है हमारी टीम की? देखें, पाकिस्तान टीम की तैयारी अच्छी है। कल पाकिस्तान ने 3 घंटे का सेशन किया था आईसीसी एकेडमी में, जिसमें स्पिन बॉलर्स को ट्राई आउट किया गया ताकि वो नेट के अंदर अपने बैट्समैनों को बॉलिंग करवाएं। तो स्पिन बॉलर्स को भी कल अच्छी ट्रेनिंग कराई गई है। इसके अलावा पाकिस्तानी बैट्समैन भी अच्छी ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए हैं अपने बॉलर्स के आगे, क्योंकि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं समिया कि अफगानिस्तान के पास दुनिया के 2 बेहतरीन स्पिनर हैं, और फिर जो स्कॉटलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान ने पहला मैच खेला हुआ है उसमें सिर्फ 60 रन के ऊपर पूरी टीम को आउट किया हुआ है। तो टॉस यहाँ आज के मैच के लिए भी कलीदी किरदार अदा करेगा। अगर पाकिस्तान टॉस पहले 2 मैचेस की तरह जीत जाता है तो फिर तो पाकिस्तान के लिए ये मैच कदरे आसान होगा, लेकिन ये इतना भी आसान मैच नहीं होगा। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम को हमें ये एडवांटेज देना पड़ेगा कि उनके पास बॉलिंग भी बेहतरीन है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, और पावर प्ले का भी वो अच्छा फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच खेला था उसमें 190 रन स्कोर किए थे अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए, और हरीफ टीम को एक
सिर्फ 60 रन के ऊपर आउट, ऑल टीम आउट हो गई थी। लेकिन अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और क्या है, और दूसरी टीम में कोई तब्दीली तो नहीं है अभी फिलहाल? नहीं, पाकिस्तान टीम बगैर किसी तब्दीली के आज मैदान में उतरने जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान को बिल्कुल भी पाकिस्तान टीम इंतजामिया लाइट नहीं ले रही है। इसीलिए पाकिस्तान अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है। और फिर दूसरी एक और चीज भी है कि अफगानिस्तान की टीम T20 20 ओवर की क्रिकेट में वो एक अरसे से अच्छी क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया है। तो पाकिस्तान टीम इंतजामिया, कप्तान, कोचेस, प्लेयर्स बिल्कुल भी अफगानिस्तान को लाइट नहीं ले रहे हैं। इवन अफगान जो फैंस हैं वो भी पाकिस्तान के साथ जब भी उनका मैच होता है तो इंडिया पाकिस्तान वाला माहौल तो नहीं होता, लेकिन अफगान फैन उसी तरह का माहौल, लेकिन कुछ वैसा ही होता है, क्योंकि 2019 में हमने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था। और फैंस के लिए राशिद खान ने पैगाम भी दिया है, जो कि बाउलर हैं अफगानिस्तान के, कि अपने जज्बात को काबू में रखें, खेल को खेल समझ के देखें। बहुत शुक्रिया आपका एजाज वसीम, बाकी हमारी दुआएं हमारी टीम हैं। और बिल्कुल इस तरह कहा कि ना ही इंतजामिया, ना ही हमारी क्रिकेट टीम, ना हमारे क्रिकेटर्स, कोई भी अफगानिस्तान की टीम को हल्का नहीं ले रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि यही भी जीत जो है वो पाकिस्तान के नाम होगी। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।